हेलो फ्रेंड्स, हम लोग खान सर के नोट्स से बायोलॉजी पढ़ना शुरू किए थे। रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग उसका रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। वैसे सभी अंग जिसकी सहायता से श्वसन की क्रिया होती है उसको श्वसन तंत्र कहते हैं। श्वसन एक ऐसी क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है और उसके फलस्वरूप ऑक्सीजन जो है ग्लूकोज को तोड़ देता है। ग्लूकोज जब टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और ऊर्जा निकलती है या ऊष्मा निकलती है। ठीक है। श्वसन की क्रिया ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण कहलाती है। इसके फलस्वरूप ऊष्मा निकलती है। जब व्यक्ति मर जाता है तो वह सांस नहीं ले पाता है, जिसके कारण क्या होता है कि ऊर्जा नहीं बन पाती, इसलिए उसका शरीर जो है ठंडा हो जाता है। श्वसन की क्रिया एक अपचायी यानी कैटाबॉलिक क्रिया है। ब्रीदिंग क्या होता है? सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना, यह ब्रीदिंग है। ब्रीदिंग दो पार्ट में होता है। पहला है निःश्वसन और दूसरा है निःश्वसन यानी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। निःश्वसन में क्या होता है? ऑक्सीजन जो है सांस लिया जाता है। ठीक है। और इसमें ऑक्सीजन 21%, CO2 0.03% और नाइट्रोजन 78% लिया जाता है। लेकिन निःश्वसन जब सांस छोड़ते हैं तो इसको निःश्वसन यानी एक्सपायरेशन कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन 17%, CO2 4.6%, नाइट्रोजन 78%। यह परसेंटेज आपको ज़रूर याद रखना है। प्रमुख श्वसन अंग। ठीक है, श्वसन अंग देखते हैं। प्रमुख श्वसन अंग तो एक कोशिकीय जीव में विसरण विधि से, जलीय जीव गिल्स या क्लोम, कीट श्वास नली से, टेडपोल गिल्स से, निष्क्रिय मेढक त्वचा, उसके बाद मानव फेफड़ा, केचुआ त्वचा। ठीक है। और जीवाणु जो है मीजोजोम से। मानव का श्वसन मार्ग के बारे में देखते हैं। तो पहले श्वसन मार्ग निम्नलिखित यहाँ पर लिखा हुआ है। नासा छिद्र, नासिका कपाट, ग्रासनी, स्वर तंत्र, श्वास नली, ब्रोंकाई, ब्रोंक्योलिस, वायुकोष्ठ यानी एल्वियोली, रुधिर और उसके बाद कोशिका। तो यह कैसे क्या रास्ता है उसके बारे में बात कर रहा है। नोस्ट्रिल, नेजल वाल्व, फेरेंक्स, लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्योलिस, एल्वियोली, ब्लड और सेल। डायफ्राम जो है एक गुंबदाकार डोम की संरचना का डोम जैसी रचना होती है उसकी। वह वक्ष गुहा के नीचे और उदर गुहा के ऊपर पाया जाता है। यह एक संयोजी ऊतक का बना होता है। निःश्वसन में यह 75% योगदान करता है। गर्भवती महिलाओं में निःश्वसन में डायफ्राम महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाती है। अगर डायफ्राम टूट जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। नासा छिद्र क्या है? वह नाक का अगला भाग होता है जहाँ से वायु अंदर जाता है। इसमें छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं जो धूल कण को रोक लेते हैं। ठीक है। नासिका कपाट यानी यह नाक का पिछला भाग होता है जिसमें चिपचिपा पदार्थ यानी म्यूकस पाया जाता है। नासिका कपाट के पास क्या होता है? ऑल्फैक्टरी लोब होता है जिससे सुगंध का एहसास होता है। ग्रासनी यह नासिका कपाट के नीचे तथा मुख गुहा के पीछे पाया जाता है। इस मार्ग से भोजन तथा वायु दोनों जाता है। ग्रासनी निंगल द्वार के माध्यम से ग्रास नली यानी इसोफेगस से जुड़ा हुआ रहता है। और ग्रासनी स्वर तंत्र के द्वारा श्वास नली से जुड़ा रहता है यानी ट्रैकिया से जुड़ा रहता है। अब हम लोग स्वर तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। स्वर तंत्र यानी कि ग्रासनी को श्वास नली से जोड़ता है। यह क्या है? ग्रासनी को यानी कि फेरेंक्स को क्या ट्रैकिया से जोड़ने का कार्य करता है। यह ग्रासनी यानी कि फेरेंक्स के नीचे पाया जाता है। स्वर तंत्र के दीवार में क्या होता है? उपास्थियाँ 9 टुकड़ों द्वारा बनी होती है। यह आवाज़ निकालने में सहायक है, अतः इसे वॉइस बॉक्स कहते हैं। पक्षियों में वॉइस बॉक्स का काम क्या करता है? सेरेंक्स। ठीक है। लैरिंक्स पर एक ढक्कन की संरचना पाई जाती है जिसको एपिग्लोटिस कहते हैं। और यहाँ से जब भोजन जाने वाला रहता है तो एपिग्लोटिस बंद हो जाता है। जब कभी अगर एपिग्लोटिस बंद ना हो तो या अगर खुला रह जाए तो इसमें खाना चला जाता है, जिसके कारण हिचकी आता है। ठीक है। एपिग्लोटिस का नियंत्रण कौन करता है? मेड्यूला ऑब्लांगेटा। इनफैक्ट जो पूरा सांस लेने का जो तंत्र है ये पूरा मेड्यूला ऑब्लांगेटा ही इसको नियंत्रित करता है। फेफड़े के बारे में पढ़ते हैं। यह मानव के वक्ष गुहा में पाया जाता है। यह मानव का प्रमुख श्वसन अंग है। इसकी संख्या 2 होती है। दाहिना वाला जो रहता है वह बड़ा होता है। यह प्लूरल मेम्ब्रेन द्वारा इसकी कवरिंग हुई रहती है। ठीक है। और इसको फुफ्फुस या पल्मनरी भी कहते हैं। फेफड़ा रक्त को क्या करता है? ऑक्सीजन में मिला देता है। फेफड़ा रक्त में ऑक्सीजन मिला देता है और रक्त की शुद्धिकरण कर देता है। ठीक है।
श्वास नली यानी ट्रैकिया के बारे में पढ़ते हैं। इसके द्वारा वायु क्या होता है, एक रास्ता है फेफड़े तक पहुंचाने का। श्वास नली लगभग 10 से 11 सेंटीमीटर की लंबी होती है। ट्रैकिया जो है, ट्रैकिया के बाहर कार्टिलेज की सुरक्षा पाई जाती है। ट्रैकिया यानी श्वास नली के बाहर कार्टिलेज की सुरक्षा पाई जाती है, जिसे हाइलीन कार्टिलेज कहते हैं। तो याद रखिएगा एक कार्टिलेज का नाम हाइलीन कार्टिलेज। ट्रैकिया आगे जाकर 2 शाखाओं में बढ़ जाती है, जिसको ब्रोंकाई और फिर ब्रोंकियोलिस कहते हैं। चलिए वायु कोष्ठ यानी एल्वियोली के बारे में पढ़ते हैं। ब्रोंकियोलिस के सिरे पर गोल गोल संरचना पाई जाती है, जिसको एल्वियोली कहते हैं। ठीक है, एल्वियोली गैसों के विनिमय का कार्य करता है, यानी कि वह कार्बन डाइऑक्साइड लेके बाहर छोड़ देता है और ऑक्सीजन मिलाने का काम करता है। ठीक है, हेमोग्लोबिन में जब एल्वियोली में जाम हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, उस रोग को निमोनिया कहते हैं। जब एल्वियोली में छेद हो जाए तो उस बीमारी को टीबी कहते हैं। और जब एल्वियोली में क्या होता है, बलगम जमा हो जाता है तो उसको दमा रोग कहते हैं। एल्वियोली में रक्त कोशिकाएं होती है जिनमें रक्त पाया जाता है। रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। एल्वियोली हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन देता है। ठीक है, ऑक्सीजन छोड़ देता है, जिसमें Hb रूपांतरित होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो जाता है। तो क्या है कि वह हेमोग्लोबिन जो है वह ऑक्सी हेमोग्लोबिन, जब उसमें ऑक्सीजन मिला दिया जाता है तो वह क्या बन जाता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बन जाता है। और फिर यह कोशिकाओं तक इसको पहुंचा देता है और कोशिकाओं से वह हेमोग्लोबिन जो रहता है कोशिकाओं से CO2 को बांध कर ले आता है, जिससे कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बन जाता है। पुनः एल्वियोली के पास लेकर आता है और एल्वियोली क्या करती है, उसको सांस के द्वारा बाहर निकाल देती है। ठीक है, निःश्वसन द्वारा उसको बाहर निकाल देती है और यह प्रक्रिया निरंतर चलता रहता है। चलिए टाइडल वॉल्यूम के बारे में पढ़ते हैं। एक बार में हम जितना सांस ले पाते हैं और सांस छोड़ते हैं उसको क्या कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। जितना सांस हम लेते हैं और जितना हम छोड़ पाते हैं एक बार में, उसको क्या कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम कहते हैं या टीवी कहते हैं। ठीक है, एक बार में टाइडल वॉल्यूम यानी कि 500 ml होता है। एक बार में इतना होता है। ठीक है, अतः एक मिनट में लगभग आदमी 16 बार सांस लेता है लगभग। ठीक है, इससे थोड़ा ज़्यादा या कम भी हो सकता है। तो 500 × 16 करेंगे तो यह 8000 ml यानी 8 लीटर हो जाएगा। ये तो टाइडल वॉल्यूम हो गया कि एक बार में हम कितना सांस लेते हैं और कितना छोड़ते हैं। ठीक है, लेकिन टोटल लंग कैपेसिटी किसको कहते हैं, जो एक बार में ली गई अधिकतम वायु को टोटल लंग कैपेसिटी कहते हैं। मतलब एक बार में आप कितना सांस ले सकते हैं, या मतलब जितना ज़्यादा आप ले सकते हैं उसको क्या कहते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है, टोटल लंग कैपेसिटी यानी 6000 ml होता है या 6 लीटर होता है। क्योंकि एक बार आपको लंबा सांस लेने के लिए बहुत टाइम लगेगा और उसमें जल्दी जल्दी आप सांस नहीं ले सकते हैं। तो लंबा सांस लेने के लिए तो यह 1 मिनट में क्या हो जाएगा, एक मिनट नहीं, मतलब कि हाँ 1 मिनट में यह 6000 ml होगा। 6 लीटर होगा। टाइडल वॉल्यूम TLC का मात्र 80% होता है। ठीक है, तो यह देख लीजिए, ये दोनों 80%, इसका 80% है, इसका ये 80% है। ठीक है, तो एक बार में अगर आदमी पूरी तरह से सांस ले, लंबा सांस ले, तो वह 6000 ml सांस ले सकता है। ठीक है, और यह हमेशा कितना होता है, जो टाइडल वॉल्यूम है उसका 80% होता है। तो यह अब आपको पता चल गया। चलिए आगे देखते हैं। जब कभी सांस लेने में किसी बीमारी के कारण परेशानी होती है तो इसे वेंटिलेटर मशीन द्वारा कृत्रिम सांस दिया जाता है। इसमें ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिला दिया जाता है। ठीक है, तो बस आपको इतना याद रखना है कि इसमें ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिलाया जाता है। अधिक गहराई पर जो गोताखोर जाते हैं वह भी ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिलाकर मतलब उनको ले जाया जाता है, सिलेंडर में उनका रहता है। और जो कम गहराई में जाते हैं उनका सिलेंडर में क्या रहता है, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन रहता है। वयस्क मानव जो है वह 14 से 18 बार सांस लेता है, इसलिए उसका एवरेज निकाल दिए थे हम लोग 16 बार। ठीक है, और छोटा बच्चा जो है 14 से 30 बार सांस लेता है। कोशिकीय श्वसन किसको कहते हैं, अभी तक तो हम लोग बाहरी जो श्वसन था उसके बारे में देखे, अब हम लोग कोशिकीय श्वसन के बारे में देखेंगे। इसमें सांस लेना और छोड़ना नहीं होता है, आपको पता है। यह मानव कोशिका के अंदर होता है। यह एक जटिल प्रक्रिया के द्वारा पाचन के फलस्वरूप बना ग्लूकोज कोशिका के अंदर टूट जाता है और हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, यह क्या करता है, कोशिका के अंदर ग्लूकोज जो रहता है वो टूटता है, जिससे हम लोगों को ऊर्जा मिलती है। चलिए कोशिका श्वसन 2 प्रकार का होता है। कोशिका श्वसन कोशिका द्रव में होता है, एक तो जिसको अनॉक्सी श्वसन कहते हैं, और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है जिसको ऑक्सी श्वसन कहते हैं।
यहाँ पर हम लोग कोशिका द्रव और कोशिका देख लिए थे। चलिए, कोशिका द्रव में श्वसन, अनॉक्सिक श्वसन, यह कोशिका द्रव में होता है, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है, अतः इसे अनॉक्सिक श्वसन कहते हैं। तो अनॉक्सिक श्वसन के दौरान क्या देखे थे हम लोग? पहली बात तो यह बीज का अंकुरन जीवाणु तथा ईस्ट में अनॉक्सिक श्वसन होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग देखे थे कि कोशिका द्रव में जो अनॉक्सिक श्वसन होता है उसमें 4 एटीपी बनते हैं। क्या क्या चीज़ बनता है पहले तो वो आप समझ लीजिए। 4 एटीपी बन रहा था और 2 पायरुविक अम्ल बन रहा था। और यह जो अनॉक्सिक श्वसन है उसको ग्लाइकोलिसिस, यह जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। इसमें हम लोग क्या समझे थे कि जो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया है उसमें 4 एटीपी बनता है, जिसमें से वह 2 ही एटीपी बचता है, क्योंकि फिर से 2 एटीपी ज़रूरत होता है अगला ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया के लिए। ठीक है, तो यह 2 एटीपी हम लोगों के पास बचता है और 2 पायरुविक अम्ल बनता है। ठीक है, उसके बाद वह 2 पायरुविक अम्ल क्या होता है? क्रेब्स चक्र में उसके साथ टूट फूट होता है, उसके साथ तोड़फोड़ होता है और फिर से उसमें से एटीपी निकलता है। तो ग्लाइकोलिसिस के बाद क्रेब्स चक्र प्रारंभ होता है, ये हम लोग जानते हैं। और उसके बाद ग्लाइकोलिसिस तथा क्रेब्स चक्र के बीच जो कड़ी होती है उसको एसिटाइल CA यानी कोएंजाइम A कहते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन। अब देखिए, हम लोग जो कोशिका द्रव था उसमें देख लिए, अब हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन कैसे होता है उसको देखते हैं। यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है क्योंकि यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले चक्र को क्रेब्स चक्र कहते हैं। मतलब वहाँ जो टूट फूट हो रहा था उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको क्रेब्स चक्र कहते हैं। उसमें हो क्या रहा था, और इसका नाम इसलिए क्रेब्स चक्र रखा गया है क्योंकि क्रेब्स नामक विद्वान ने किया था। कोशिका द्रव में हुए ग्लाइकोलिसिस के फलस्वरूप बने 2 पायरुविक अम्ल, मतलब कोशिका द्रव में जो ग्लाइकोलिसिस हो रहा था उसमें जो 2 पायरुविक अम्ल बने थे उसका माइटोकॉन्ड्रिया में फिर से टूटना होता है। और जब वह फिर से टूटता है तो 1 पायरुविक अम्ल से 18 एटीपी बनते हैं, यानी 2 पायरुविक अम्ल से क्या होगा? 36 एटीपी बनेंगे। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस के दौरान हमें 2 एटीपी का लाभ होता है। जब ग्लाइकोलिसिस कर रहे थे तो उसमें भी क्या हुआ था? 4 एटीपी बना था और जिसमें से 2 एटीपी किसके लिए यूज होता था? फिर से अगला ग्लाइकोलिसिस करने के लिए, यानी कि 2 एटीपी हमारे पास बच जाता है। तो क्रेब्स चक्र में 36 एटीपी बना और पहले से क्या बना हुआ था? 2 एटीपी, तो पूरा कितना हो गया? 38 एटीपी बन गया। ठीक है, यह 38 एटीपी कब बना है? जब आप क्रेब्स चक्र और ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया देख रहे हैं। लेकिन इसके आगे हम लोग और भी कुछ पढ़े थे, NADH और FADH। ठीक है, जिसको हम लोग क्या समझे थे कि वह एक ट्रक है जिसमें कि पेट्रोल भरा हुआ टंकी है। अगर आप पिछला क्लास पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि NADP और HADP क्या है, सॉरी NADH और FADH क्या है। ठीक है, वो हम लोग उसको देखे थे। तो ये भी चीज़ आप याद रखिएगा क्योंकि आगे हम लोगों को ये चीज़ मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं जिसमें हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। क्रेब्स चक्र के दौरान CO2 निकलता है। श्वसनीय पदार्थ किसको कहते हैं? क्रेब्स चक्र के दौरान CO2 निकलता है, ये तो हम लोग देख लिए। तो वही क्या करता है? ऑक्सीजन ला के देता है हेमोग्लोबिन, और यही जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है क्रेब्स चक्र के दौरान इसको लेके जाता है और फिर उसको किसके पास लेके जाता है? एल्वियोली के पास, और वही एल्वियोली फिर उसको सांस के द्वारा बाहर निकाल देती है। ठीक है, निःश्वसन के द्वारा। श्वसनीय पदार्थ किसको कहते हैं? जो टूटना होता है। देखिए, वैसे पदार्थ जिनका कोशिकीय श्वसन के दौरान अपघटन या टूटना होता है, ठीक है, और जिससे हम लोगों को ऊर्जा मिलता है उसको कहते हैं श्वसनीय पदार्थ। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट टूटता है, वसा, प्रोटीन सब टूटता है। ठीक है, आंतरिक श्वसन, कोशिकीय श्वसन के फलस्वरूप हम सांस नहीं लेते बल्कि ऊर्जा का निर्माण करते हैं। फेफड़े में होने वाले श्वसन को बाह्य श्वसन कहते हैं, जबकि कोशिका में होने वाले श्वसन को हम लोग क्या कहते हैं? आंतरिक श्वसन कहते हैं। तो देखिए, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 1 लाइनर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। श्वसन की क्रिया में किस विधि द्वारा जटिल भोज्य पदार्थ को सरल भोज्य पदार्थ में परिवर्तित किया जाता है? तो ये ऑक्सीकरण या अपघटन कहते हैं। जंतुओं में गैसीय परिवहन किस विधि द्वारा होता है? तो जंतुओं में गैसीय परिवहन जो है परासरण या विसरण विधि द्वारा होता है। आगे देखते हैं, श्वसन में कितने चरण होते हैं? तो 2 चरण होते हैं। क्या श्वासोच्छ्वास यानी ब्रीदिंग में एंजाइम की आवश्यकता होती है? बिल्कुल नहीं। मनुष्य के श्वसन तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा अंग है? तो यह फेफड़ा है। नासा छिद्र पीछे की ओर कहाँ खुलते हैं? तो यह नासा द्वार में खुलते हैं। मनुष्यों की श्वास नली की लंबाई कितनी होती है? लगभग 12 सेंटीमीटर होती है। श्वास नली यानी कि ट्रैकिया की बात कर रहा है, ठीक है, यह 10 से 11 या 12 सेंटीमीटर में बोल सकते हैं।
श्वास नली वक्षीय गुहा में जाकर दो भागों में विभक्त हो जाती है, तो उन्हें क्या कहते हैं? तो यह ब्रोंकाई कहते हैं। मनुष्यों में गैसीय परिवहन किसके द्वारा होता है? तो रक्त के द्वारा होता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन की क्रिया पर नियंत्रण रखता है? तो यह मेडुला ऑब्लांगाटा है। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो यह 16 से 20 बार होना चाहिए, 6 से 20 बार नहीं। ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण के लिए कितने ऑक्सीजन अणुओं की आवश्यकता होती है? तो यह 6 ऑक्सीजन अणु की आवश्यकता होती है। मनुष्यों की मांसपेशियों में किस प्रकार का श्वसन होता है? अनॉक्सी श्वसन होता है मांसपेशियों में। जलीय कशेरुकी में प्रमुख श्वसन अंग कौन सा होता है? तो यह क्लोम या गिल होता है। दैनिक श्वसन क्रिया मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है? तो मेडुला ऑब्लांगाटा द्वारा। फेफड़े का ऊपरी आवरण जो होता है उसको क्या कहते हैं? तो प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। श्वसन के दौरान बाहर निकाली गई वायु CO2 की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो यह लगभग 4% से थोड़ा ऊपर होती है। सर्वाधिक CO2 का परिवहन किस रूप में होता है? तो यह बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। ठीक है। वसा तथा प्रोटीन का श्वसन गुणांक कितना होता है? तो ये देख लिए थे, 1 से कम होता है। इसके बारे में हम लोग पढ़े थे कि श्वसन गुणांक होता क्या है। इसको अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो इसको हम लोग पहले वाले जो चैप्टर थ्योरी जब हम पढ़ाए हैं तो उसमें हम समझाए हैं, उसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग केवल रिवीजन कर रहे हैं। इसके बारे में बहुत अच्छे से जब हम थ्योरी पढ़ा रहे थे तो बताए थे। कोशिका में ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण विखंडनोपरांत यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक कोशिका में कितने ATP के अणु बनते हैं? तो ये 36 या 38 बोल सकते हैं आप। ठीक है, 36 बना था ATP क्रेब्स चक्र से और 2 ATP ग्लाइकोलिसिस से। समुद्री तट पर रहने वाले व्यक्ति यदि ऊंचे पहाड़ों पर रहने लगे तो उनके रक्त में किसकी मात्रा बढ़ जाएगी? या लाल रुधिराणुओं यानी रेड ब्लड सेल की संख्या बढ़ जाएगी, हेमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगी। सामान्य व्यक्ति में हेमोग्लोबिन की औसत मात्रा कितनी होती है? तो 100 ml में 15 ग्राम। ठीक है। उसके बाद ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो साइटोप्लाज्म में होता है यह, यानी कोशिका द्रव में। उसके बाद देखे थे ग्लाइकोलिसिस के दौरान ग्लूकोज के अणु से पायरुविक रूप के अम्ल के कितने अणु बनते हैं? तो 2 अणु बनते हैं, 2 पायरुविक अम्ल बनते हैं। ग्लाइकोलिसिस तथा क्रेब्स चक्र में निर्मित सभी NADH व FADH के अणु कहाँ ऑक्सीकृत होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र में ऑक्सीकृत होते हैं। तो इसके बारे में अगर NADH और FADH समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ थ्योरी वाला चैप्टर जरूर देखिए। थ्योरी जहाँ पर हम पढ़ाए हैं उसमें बहुत अच्छे से इस बात को हम समझाए थे। श्वसन की क्रिया में इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र कहाँ स्थित होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी में। किण्वन की क्रिया को किस उपकरण द्वारा मापते हैं? तो यह कून्स नली द्वारा। सांस द्वारा बाहर निकाली गई वायु में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत होता है? तो यह 17% होता है। इसको हम पहले भी करेक्ट करवाए थे। फेफड़े में अशुद्ध रक्त कहाँ से जाता है? यह दायां निलय से मुक्त होता है। स्वर यंत्र की दीवार में कितनी उपास्थियाँ होती है? तो ये 29 नहीं 9 उपास्थियाँ होती है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग रिवाइज किए थे। श्वास नली की शाखाओं को क्या कहते हैं? ब्रोंकाई कहते हैं। श्वास नली को और किस नाम से जानते हैं? तो ट्रैकिया। मानव 1 मिनट में लगभग कितनी बार सांस लेते हैं? 16 से 18 बार। शिशु प्रति मिनट लगभग कितनी बार सांस लेता है? तो 20 से 30 बार हो सकता है, 40 बार थोड़ा ज़्यादा हो गया। ऑक्सीजन से हेमोग्लोबिन संयोजित होकर किस अस्थायी यौगिक का निर्माण करते हैं? तो यह ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ठीक है। ऑक्सी हेमोग्लोबिन किस रंग का होता है? तो यह लाल रंग का होता है। ऑक्सीजन का प्रमुख कार्य क्या है? तो कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करना, नहीं, कोशिकाओं को ऊर्जा देना। ठीक है। जीर्णता को विलंबित करता है साइटोकाइनिन। ठीक है। तो ये हम लोग रिवाइज कर लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसका MCQ देखेंगे जो कि बहुत सारा है और उसमें हम लोग बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ MCQ को सॉल्व करते हैं। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।